तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल ino.by एजुकेशन में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में बीजांड के बारे में पढ़े थे, बीजांड क्या है, बीजांड की संरचना कैसी होती है, पूरे प्रक्रिया को हम पिछले वीडियो में समझ लिए थे। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं ये भ्रूण कोश के बारे में। बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश पाया जाता है उन भ्रूण कोश के बारे में पढ़ेंगे। भ्रूण कोश क्या है, भ्रूण कोश की संरचना कैसी होती है, भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, इस सारी प्रक्रिया को हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो बाबू, भ्रूण कोश किसे कहते हैं समझिएगा। तो भ्रूण कोश को यानी इम्ब्रियो सेक को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। यानी कि भ्रूण कोश को हम लोग मादा युग्मकोद्भिद के नाम से भी जानते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। बाबू देखो समझना, कल हम बीजांड की संरचना बनाए थे और आज भी समझाने के लिए हम बीजांड की संरचना बनाए हैं। देखो बाबू, ये बीजांड की संरचना है। किसकी संरचना है बाबू? ये बीजांड की संरचना है। तो बीजांड के मध्य में, बीच में ये गोलाकार या अंडाकार संरचना दिखाई दे रहा है आपको। बीजांड के मध्य में ये गोलाकार या अंडाकार संरचना दिखाई दे रहा है जी। हाँ, तो इस संरचना को ही, इस गोलाकार या अंडाकार संरचना को ही हम लोग बाबू भ्रूण कोश कहते हैं, इम्ब्रियो सेक कहते हैं। ये भ्रूण कोश जो होता है बाबू, ये बीजांड के अंदर, ये बीजांड काय से घिरी हुई होती है। ये चारों तरफ जो देख रहे हैं भ्रूण कोश के चारों तरफ, ये बीजांड काय है। क्या है जी? बीजांड काय। तो भ्रूण कोश जो होता है ये बीजांड के अंदर, ये बीजांड काय से घिरा हुआ होता है। चलिए अगर आपसे पूछ दे कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं, इम्ब्रियो सेक किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि बीजांड के भीतर, किसके भीतर? ये बीजांड के भीतर, ये बीजांड काय से घिरा हुआ एक गोलाकार या अंडाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं, इम्ब्रियो सेक कहते हैं। यानी कि बीजांड के भीतर बीजांड काय से घिरी हुई एक गोलाकार या अंडाकार संरचना पाई जाती है, जिसे ही हम लोग भ्रूण कोश या इम्ब्रियो सेक कहते हैं। बोलो समझ में आया? देखो हम डिफिनेशन भी लिख दिए बाबू भ्रूण कोश का, यानी मादा युग्मकोद्भिद की संरचना भी लिख दिए। देखो यानी कि बीजांड के भीतर बीजांड काय से घिरा हुआ एक गोलाकार या अंडाकार संरचना पाई जाती है, जिसे ही हम लोग भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। बोलो समझ में आया? देखो हम डिफिनेशन केवल पढ़े हैं बाबू, अभी हम केवल भ्रूण कोश का डिफिनेशन पढ़े हैं। चलिए अब हम समझते हैं ये भ्रूण कोश की संरचना, यानी मादा युग्मकोद्भिद की संरचना को समझते हैं। चलिए बाबू, ये बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश पाया जाता है, इस भ्रूण कोश को हम निकाल दिए और निकाल करके यहाँ पे हम संरचना को बनाए हैं। चलिए हम भ्रूण कोश की संरचना को समझते हैं। किसकी संरचना को बाबू? भ्रूण कोश की संरचना को। तो ये भ्रूण कोश जो है बाबू, ये पुष्प के मादा भाग होते हैं। पुष्प के कौन से भाग? मादा भाग होते हैं। क्यों मादा भाग होते हैं? क्योंकि इसी भ्रूण कोश के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है, फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है, इसीलिए ये पुष्प के मादा भाग होते हैं, इसीलिए इसको हम पुष्प के मादा भाग कहते हैं। आए समझ में? अच्छा, ये भ्रूण कोश का निर्माण कहाँ हो रहा था? तब बीजांड के भीतर, बीजांड के अंदर होता है इसका निर्माण, है ना जी। चलिए उसके बाद समझते हैं। ये भ्रूण कोश की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो ये भ्रूण कोश में 7 गो कोशिका पाई जाती है। 7 गो कोशिका पाई जाती है। कितनी कोशिका? 7 कोशिका। चलिए हम समझाते हैं कौन कौन से। ये जो 3 गो कोशिका नजर आ रहा है बाबू, ये 3 गो कोशिका को हम लोग प्रतिमुख कोशिका या प्रतिव्यासांक कोशिका कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? तो ये प्रतिमुख या प्रतिव्यासांक कोशिका की संख्या 3 होती है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भ्रूण कोश में ये निभाग क्षेत्र की ओर पाई जाती है। निभाग क्षेत्र का मतलब कहाँ? तब बीजांड के ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहे थे? निभाग कहते हैं। बीजांड के ऊपर वाले शीर्ष को यानी क्षेत्र को क्या कहते हैं? निभाग क्षेत्र कहते हैं। चलिए देखिए, ये बीजांड है बाबू, अब बीजांड के ऊपर वाले भाग को, ऊपर वाले शीर्ष को हम लोग निभाग कहे थे। तो ये जो ऊपर वाले जो कोशिका है, जो प्रतिमुख कोशिका है, निभाग क्षेत्र की ओर स्थित होती है। तो चलिए प्रतिमुख कोशिका समझ में आया। ये प्रतिमुख कोशिका बीजांड के निभाग क्षेत्र की ओर स्थित होती है, इसकी संख्या 3 होती है।
चलिए, ये भ्रूण कोश के मध्य में यानी केंद्र में एक कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका को हम लोग केंद्रकीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं बाबू। ये केंद्रकीय कोशिका की अगर संख्या की बात किया जाए तो केंद्रकीय कोशिका की संख्या होती है बाबू 1। कितनी होती है? 1। लेकिन इस केंद्रकीय कोशिका में होता है, ये केंद्रक के गो पाया जाता है बाबू, तो केंद्रक इसमें 2 गो पाई जाती है। इसीलिए इस केंद्रकीय कोशिका को या ध्रुवीय कोशिका को हम लोग द्वितीयक के केंद्रक के नाम से जानते हैं। 3 गो प्रतिमुख कोशिका हो गया, एक हो गया बीच में कौन? केंद्रकीय कोशिका। इस केंद्रकीय कोशिका में 2 गो केंद्रक पाया जाता है, इसीलिए इसको द्वितीयक के केंद्रक के नाम से जानते हैं। चलिए, अब भ्रूण कोश में सबसे नीचे की ओर देखो बाबू, इस सबसे नीचे की ओर जो 2 गो कोशिका पाई जा रही है, नीचे के मतलब कहां? यानी कि बिजॉन्ड द्वार की ओर। देखो बाबू, ये बिजॉन्ड द्वार की ओर यानी नीचे की ओर 2 गो कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका को हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं। और सहायक कोशिका की संख्या कितनी होती है बाबू? 2 होती है। चलिए, इस सहायक कोशिका के ऊपर एक और कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को हम लोग अंड कोशिका कहते हैं। और इसी कोशिका को हम लोग मादा युग्मक के नाम से जानते हैं, यानी कि फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं। तो बाबू, ये फीमेल गैमेट की संख्या कितनी होती है, यानी कि अंड कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो 1। तो आपसे अगर पूछ ले कि भ्रूण कोश में कुल कितनी कोशिका पाई जाती है, तो 7 कोशिका। 3 गो प्रतिमुख कोशिका, 1 गो केंद्रकीय कोशिका, 1 गो अंड कोशिका और 2 गो सहायक कोशिका। टोटल के कोशिका हुआ? तब भ्रूण कोश में टोटल कितनी कोशिका बाबू? तो 7 कोशिका पाई जाती है। कितनी कोशिका? 7 कोशिका पाई जाती है। चलिए, इसको पॉइंट को याद रखिएगा कि भ्रूण कोश में कुल कितने कोशिका? 7 कोशिका पाई जाती है। चलिए, अब समझते हैं, ये भ्रूण कोश में तो 7 कोशिका पाई जाती है बाबू, लेकिन केंद्रक के गो पाया जाता है? तो केंद्रक पाया जाता है 8 गो। देखो कैसे, प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक पाया जाता है बाबू। प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक। तब 3 गो ऊपर कोशिका है, तब 3 गो केंद्रक ऊपर होगा। 3 गो नीचे की कोशिका है, 1 2 गो सहायक 1 गो अंड है, तब 3 गो नीचे कोशिका है, तब 3 केंद्रक यहाँ। अब बीच में 1 गो कोशिका पाई जाती है, लेकिन इस कोशिका में 2 गो केंद्रक पाए जाते हैं, इसीलिए ना इसको द्वितीयक के केंद्रक बोले थे। तो इसमें केंद्रक के गो 2 गो। तब टोटल केंद्रकों की संख्या के गो? 3 गो ऊपर, 3 गो नीचे, बीच वाले कोशिका में 2 गो। तो इस भ्रूण कोश में टोटल 8 गो केंद्रक पाई जाते हैं। कितना? भ्रूण कोश में टोटल कितनी जी? तो भ्रूण कोश में टोटल 8 केंद्रक पाए जाते हैं। कितनी केंद्रक? 8 केंद्रक। यानी कि भ्रूण कोश में 7 गो कोशिका पाई जाती है। और केंद्रक के गो बाबू? तो केंद्रक 8 गो। इसीलिए भ्रूण कोश को हम लोग 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय भी कहते हैं। हम समझ गए कि भ्रूण कोश पुष्प के मादा भाग होते हैं। अब भ्रूण कोश का निर्माण जो होता है बीजांड में होता है। अब भ्रूण कोश में टोटल कोशिका की संख्या 7 होती है। अब भ्रूण कोश में केंद्रकों की संख्या 8 होती है। चलिए, ये तो समझ में आया। लेकिन भ्रूण कोश में अगर आपसे पूछ ले कि भ्रूण कोश में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है, देखो संख्या की हम बात ना कर रहे हैं, संख्या तो 7 गो था, लेकिन प्रकार की बात करें तो भ्रूण कोश में कुल कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तब भ्रूण कोश में टोटल 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहला प्रतिमुख कोशिका, इसकी संख्या ना 3 गो था, लेकिन प्रकार एक गो ना है, प्रतिमुख कोशिका। दूसरा केंद्रकीय कोशिका, तीसरा अंड कोशिका और चौथा सहायक कोशिका। इसमें कोशिका की भ्रूण कोश में कोशिका कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तब भ्रूण कोश में कोशिका जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? कोशिका जो होता है बाबू 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, इस 3 पॉइंट को याद रखिएगा। हमने क्या कहा, ये 3 पॉइंट में क्या बोला कि भ्रूण कोश में 7 गो कोशिका पाए जाते हैं, भ्रूण कोश में 8 गो केंद्रक पाए जाते हैं। अब भ्रूण कोश में कोशिका कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, इस संरचना को आप लोग समझ गए होंगे। यही भ्रूण कोश का आप चित्र बना लीजिएगा इस प्रकार से बाबू। बनाने के बाद कुछ पॉइंट्स को भी लिख दीजिएगा कि जितने भी प्रतिमुख कोशिका, केंद्रकीय कोशिका, जितने भी उसको डिफिनेशन लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा? चलिए, सबसे पहला पॉइंट में लिखिएगा कि भ्रूण कोश जो है ये पुष्प के मादा भाग होते हैं और जिसका निर्माण बीजांड में होती है। पुष्प के कहा जी? बीजांड में होती है। अभी अभी हमने बताया कि ये पुष्प के मादा भाग होते हैं, इसका निर्माण पुष्प के अंडाशय में होते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि भ्रूण कोश 7 कोशिकीय होते हैं एवं 8 केंद्रकीय होते हैं। भ्रूण कोश में 7 गो कोशिका एवं 8 गो केंद्रक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद ये भ्रूण कोश में 4 प्रकार के कोशिका पाई जाती है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अभी अभी ने बताया कि एक प्रतिमुख कोशिका, दूसरा केंद्रकीय कोशिका, तीसरा अंड कोशिका और चौथा
सहायक कोशिका। तो इसमें टोटल कोशिका कितने प्रकार के? तब 4 प्रकार के कोशिका पाई जाती है। कौन कौन से 4 प्रकार की कोशिका? तब पहला हम डिफिनेशन लिखेंगे प्रतिमुख कोशिका, इसी को हम लोग प्रतिव्यासांक कोशिका कहते हैं, एंटीपोडल कहते हैं। चलिए, प्रतिमुख कोशिका किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं बाबू कि भ्रूण कोश में पाए जाने वाले वह कोशिका जो कहाँ की ओर, यानी निभाग क्षेत्र की ओर स्थित होती है, और उसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। भ्रूण कोश में पाए जाने वाले वह कोशिका जो केंद्र निभाग क्षेत्र की ओर स्थित होती है, कहा जी, निभाग क्षेत्र की ओर स्थित होती है, और उसे हम प्रतिमुख कोशिका या प्रतिव्यासांक कोशिका कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है बाबू? तो इसकी संख्या होती है 3। चलिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्रकीय कोशिका। केंद्रकीय कोशिका किसे कहते हैं? तब भ्रूण कोश के केंद्र में, यानी कि भ्रूण कोश के केंद्र में यानी बीच में पाए जाने वाले कोशिका को केंद्रकीय कोशिका कहते हैं या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। यानी कि भ्रूण कोश के बीच में केंद्र में पाए जाने वाले कोशिका को केंद्रकीय कोशिका कहते हैं या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। केंद्रकीय कोशिका की अगर हम बात करें तो केंद्रकीय कोशिका की संख्या केगो होता है बाबू? एगो। लेकिन इसमें केंद्रक केगो पाया जाता है? तो केंद्रक पाया जाता है 2 गो। इसीलिए केंद्रकीय कोशिका को हम लोग द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, केंद्रकीय कोशिका को कौन से नाम से? द्वितीयक केंद्रक के नाम से जाना जाता है। चलिए, उसके बाद हम समझते हैं सहायक कोशिका के बारे में। तो सहायक कोशिका किसे कहते हैं? तब भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर, बीजांड के मतलब बीजांड के नीचे वाले भाग को हम लोग, छिद्र को हम लोग बीजांड द्वार कहे थे। तो बीजांड द्वार की ओर ये जो 2 कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं। यानी कि बीजांड में, भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर 2 कोशिका पाई जाती है, उसे हम सहायक कोशिका कहते हैं। इसकी संख्या तो 2 होता है बाबू, लेकिन चलिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? अंड कोशिका, जिसको हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। अच्छा, अंड कोशिका किसे कहते हैं? तो अंड कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? तो अंड कोशिका पाई जाती है सहायक कोशिका के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि भ्रूण कोश में सहायक कोशिका के ऊपर पाए जाने वाले कोशिका को हम अंड कोशिका कहते हैं। और इसकी संख्या क्या होती है बाबू? 1 होती है। देखो, लिख दिए, भ्रूण कोश में सहायक कोशिका के ऊपर पाए जाने वाले कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं, या इसी को हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। इसकी संख्या क्या होती है बाबू? 1 होती है। यानी कि याद रखिएगा, भ्रूण कोश पुष्प के मादा भाग होते हैं। ये भ्रूण कोश का निर्माण पुष्प के बीजांड में होती है। कहाँ होती है जी? बीजांड में होती है। अच्छा, ये भ्रूण कोश में 7 गो कोशिका पाई जाती है। अब भ्रूण कोश में 8 गो केंद्रक पाया जाता है, इसीलिए भ्रूण कोश को हम 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय कहते हैं। ये भ्रूण कोश में 4 प्रकार के कोशिका पाई जाती है। पहला प्रतिमुख कोशिका, दूसरा द्वितीयक केंद्रक या केंद्रकीय कोशिका, और तीसरा अंड कोशिका, और चौथा सहायक कोशिका। तो इस चारों कोशिका को डिफिनेशन इस तरह से लिख दीजिएगा। अब हम समझते हैं ये भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहना, पहले इसको आप नोट करिए। तो चलिए बाबू, भ्रूण कोश किसे कहते हैं, ये भ्रूण कोश की संरचना कैसी होती है वो हम समझ लिए। तो अब हम समझते हैं ये भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक के बारे में समझते हैं। यानी भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, चलिए समझते हैं बिल्कुल इजी तरीका से। तो बाबू, हम सिंपल सी बात कह रहे हैं, ये भ्रूण कोश का निर्माण बाबू ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होती है। ये भ्रूण कोश का निर्माण कौन से कोशिका से? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होती है। अब कहेंगे कि ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहाँ पाया जाता है, इससे कैसे निर्माण होता है, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखो बाबू, ये बीजांड की संरचना है। ये किसकी संरचना है बाबू? बीजांड। ये बीजांड के सबसे मुख्य भाग को हम लोग क्या कहे थे? बीजांड का। देख रहे हैं, ये भ्रूण कोश के चारों तरफ ये जो संरचना नजर आ रहा है, इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। अब इसी बीजांड काय में ध्यान से सुनिएगा, इसी बीजांड काय में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इसी बीजांड काय में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है बाबू, उस कोशिका को हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल। यानी कि हमने कहा कि इस बीजांड काय में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका करता क्या है?
ये जो है ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करता है? तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बाबू अर्धसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है? अपने आप को अर्धसूत्री विभाजन कर लेता है। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके ये 4 गो छोटे-छोटे गुरु बीजाणु का निर्माण करता है, मेगास्पोर का निर्माण करता है। यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके ये 4 गो छोटे-छोटे गुरु बीजाणु का निर्माण करता है, मेगास्पोर का निर्माण करता है। देखो 4 गो गुरु बीजाणु भी बना दिए। ये 4 गो गुरु बीजाणु में से ये 3 गो गुरु बीजाणु है बाबू, ये 3 गो गुरु बीजाणु अपने आप नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। केवल एगो गुरु बीजाणु है बाबू, ये क्रियाशील रहते हैं, यानी कि ये जीवित रहता है। और यही क्रियाशील बीजाणु विकसित होकर के ये बीजाणु जो है ये भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये भ्रूण कोश का निर्माण ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होती है। यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गो गुरु बीजाणु का निर्माण किया जी। और 4 गो में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो गए और एक गुरु बीजाणु जीवित रह करके विकसित होकर के किसका निर्माण किया? भ्रूण कोश का निर्माण करता है। यानी कि कहे के मतलब यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण, एम्ब्रियो सेक का निर्माण किससे हो रहा है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहां पाई जाती है? तो बीजांड काय में पाई जाती है। समझ में आया? अगर आपसे पूछ ले कि गुरु बीजाणु भ्रूण कोश का निर्माण किससे होता है? सिंपल सी बात, किससे होता है बाबू? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके के गो गुरु बीजाणु का निर्माण करता है? तो 4 गो गुरु बीजाणु। 4 गो में से 3 गो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और एगो विकसित होकर के किसका निर्माण करता है जी? भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो आप कह सकते हैं कि भ्रूण कोश का निर्माण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होती है। भ्रूण कोश का निर्माण किससे होती है जी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होती है। यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गो गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गो गुरु बीजाणु का निर्माण करता है, जिसमें 3 गो गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। 3 गो गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु विकसित होकर के भ्रूण कोश का निर्माण करता है। यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गो छोटे-छोटे गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। 4 गो गुरु बीजाणु में से 3 गो गुरु बीजाणु नष्ट हो जाता है और एक गुरु बीजाणु जीवित रह करके विकसित होकर के भ्रूण कोश का निर्माण करता है। यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होती है। आया समझ में? चलिए, आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भ्रूण कोश का निर्माण किससे होता है? कौन से कोशिका से होता है? किससे होता है बाबू? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके कितने गुरु बीजाणु का निर्माण करता है? तो 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। 4 गो में से 3 गो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु क्या रहता है बाबू? जीवित रहता है। समझ में आया? चलिए, देखो अभी तो गुरु बीजाणु भ्रूण कोश का निर्माण कैसे हुआ तो हम समझ लिए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव समझ लेना। देखो बाबू, ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है बाबू, इसमें ये जो होते हैं ये दुगुनित होते हैं। दुगुनित को बाबू 2n से सूचित किया जाता है। आपसे गलती से अगर पूछ ले कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसा होता है बाबू, तो ये द्विगुणित होते हैं, यानी 2n होते हैं। चलिए, अच्छा, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है। तो गुरु बीजाणु कैसे होते हैं? तो गुरु बीजाणु अगुणित होते हैं, यानी कि n होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका दुगुणित होता है। गुरु बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। जब गुरु बीजाणु अगुणित है बाबू, तो ये अगुणित से बन रहा है भ्रूण कोश, तब भ्रूण कोश भी कैसा रहेगा? तब भ्रूण कोश भी अगुणित होते हैं। चलिए, पॉइंट लिख दिए। देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होते हैं, भ्रूण कोश कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं और अगुणित होते हैं। एक पॉइंट और समझिएगा, ये भ्रूण कोश बाबू अगुणित होते हैं और साथ साथ ये भ्रूण कोश अगुणित होते हैं और साथ साथ ये भ्रूण कोश बहुकोशिकीय होते हैं। भ्रूण कोश अगुणित होते हैं और साथ साथ बहुकोशिकीय होते हैं। देखो लिख दिए, भ्रूण कोश अगुणित होते हैं एवं कैसे होते हैं बाबू? बहुकोशिकीय। चलिए, एक पॉइंट लिखे हैं कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके कितने गुरु बीजाणु? 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। तो इस 3 गो पॉइंट रखिएगा। एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि भ्रूण कोश का निर्माण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। तो इस 4 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होते हैं, भ्रूण कोश अगुणित होते हैं एवं बहुकोशिकीय होते हैं। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गो गुरु बीजाणु का निर्माण करता है और भ्रूण कोश का निर्माण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होती है।
चलिए एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं बाबू, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं बाबू, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजिनेसिस, यह याद रखिएगा। सिंपल सी पॉइंट है, गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजिनेसिस किसे कहते हैं। चलिए देखो बाबू कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और सूत्री विभाजन करके 4 गो गुरु बीजाणु का निर्माण कर रहा है। यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है जी? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु निर्माण होने की प्रक्रिया को, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल से लिखते हैं कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सूत्री विभाजन करके के को गुरु बीजाणु का निर्माण करता है? 4 गो गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। देखो यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, मेगा स्पोरोजिनेसिस कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, या इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। या आप शॉर्ट तरीका से ये भी डिफिनेशन लिख सकते हो कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु निर्माण होने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सिंपल सी बात। तब भ्रूण कोश क्या है, भ्रूण कोश की संरचना कैसी होती है, भ्रूण कोश का निर्माण कैसे हुआ, और साथ साथ गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ लिया।